द्वादश के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इसके फॉर्मेट को। तो आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूल थर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके पार्ट 2 में फॉर्म दिया गया है या फॉर्मेट दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें सबसे पहले आप लिखते हैं नेम ऑफ द कंपनी यहाँ, and then profit and loss statement for the year ended, suppose it is 31st March 2020। ओके, ये 4 कॉलम्स के साथ आता है। पहला है पर्टिकुलर्स, दूसरा नोट नंबर, तीसरा फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। यहाँ पर लिख दिया जाता है रुपीज़ इन। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसमें जो अमाउंट होती हैं वो करोड़ों में होती हैं। तो कभी कभी अगर आपको इसे लिखना है तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि इन थाउजेंड्स और इन लैक्स और इन करोड़्स। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो इन करोड़्स लिख लेती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर 14 करोड़ हुआ तो यहाँ 14 लिख दिया जाएगा। अगर ये 14.5 करोड़ है तो यहाँ 14.5 लिख दिया जाएगा, 14.53 लिख दिया जाएगा। इसका मतलब है 14 करोड़ 53 लाख। समझ गए ना? तो इस तरह से धनराशियाँ लिख ली जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर ये थाउजेंड्स में होगा या लैक्स में होता है, ज़्यादातर थाउजेंड्स में ही रखा जाता है। बड़ी कंपनियों में करोड़्स में और लाख में भी रखा जाता है। तो ये तो आपने 4 कॉलम देख लिए। अब हम जानेंगे कि इधर पर्टिकुलर से कॉलम में क्या आएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेवेन्यू होता क्या है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स प्रोसीड। क्या होता है? सेल्स प्रोसीड। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट का मतलब ये हुआ कि आपने टोटल जो गुड्स बेचा तो वो टोटल रेवेन्यू होता है। उसमें से अगर कुछ गुड्स रिटर्न होता है यानी कि सेल्स रिटर्न अगर कुछ होता है तो उसे घटा दिया जाता है। फाइनली जो बचता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाता है। ठीक है, इसको अगर आप समझना चाहें तो आप नीचे यहाँ पे देखिए दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसे बोलते हैं संचालन क्रियाओं से आगम से प्राप्ति। तो इसमें आपको क्या क्या आएगा? संचालन क्रियाओं से आगम शीर्षक के अंतर्गत आप जिन चीज़ों को दिखाते हैं, सबसे पहले माल के विक्रय से आगम यानी कि प्राप्ति, इसे बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। देन ये संभव है कि आप माल ना बेचते हों, आप केवल सेवाएं देते हों, तो सेवाओं का आप विक्रय करते हो। सेवाओं के विक्रय से जो आगम मिलती है उसे बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ सर्विसेज। तीसरी एक और चीज़ आती है जो इसमें जुड़ती है, वो होती है अन्य संचालन क्रियाओं से प्राप्त आगम यानी कि आगम प्राप्ति। तो अन्य संचालन क्रियाएं कौन सी होंगी? जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं ऊपर ए और बी में आने वाले आइटम्स के अलावा, यानी कि गुड्स को बेचा या सेवाएं दी और बदले में जो आपको रेवेन्यू मिली, इसके अलावा अगर कोई ऐसी रेवेन्यू है जिसे आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कि संचालन क्रिया बोल सकें, तो आप उसे भी इसमें जोड़ लेंगे। घटाएंगे क्या? छूट एवं वापसी, यानी कि अगर कोई डिस्काउंट होती है तो उससे घटाएंगे, अगर कोई भत्ता है, अलाउंस वगैरह या कोई रिटर्न है तो उसे घटाएंगे। साथ ही साथ आपको उत्पादन शुल्क या सेवा कर वगैरह घटाना होता है। तो अभी ये नहीं घटता, ये पहले होता था, अब इसकी जगह पे जीएसटी आ गया है, तो अब जीएसटी घटता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया संचालन क्रियाओं से प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर आप ऊपर अगर देखेंगे तो एक दूसरा आइटम है जिसका नाम है अदर इनकम या अन्य अन्य आय। आप सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट मुझे लगता है सारे बच्चे समझ गए होंगे। दूसरा है अदर इनकम। तो अदर इनकम में क्या क्या आएगा, चलिए जानते हैं। अदर इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अन्य आय। ओके, तो चलिए अन्य आय को हम जानते हैं थोड़ा सा। अन्य आय में क्या क्या आएगा? अन्य आय में आएगा ब्याज की आय। देखिए ये जो ब्याज होता है,
ये आपको मिलता ज़रूर है, लेकिन ये उस पर मिलता है जो आप विनियोग करते हैं। तो ये ऑपरेशन से होने वाली आय नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो इसे अन्य आय में रखा जाता है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन एनी इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग एल्स, ओके, लोन प्रोवाइडेड टू एनीबडी, एनी पर्सन, एंड यू receive interest on it, so that interest would be shown here in the head interest income. पॉइंट नंबर बी, लाभांश की आय यानी कि डिविडेंड इनकम। आपने मान लिया किसी अन्य कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और उस पर जो वो कंपनी लाभांश भुगतान करती है वो आपको मिलता है, तो आप जब उस लाभांश को प्राप्त करते हैं तो ये भी अन्य आय का हिस्सा है, ओके। विनियोगों के विक्रय को अगर आप करते हैं और मान लिया वो कम मूल्य के आपने खरीदे थे, ज़्यादा मूल्य पर आपने बेचा, तो जो गेन हुआ वो भी यहाँ आएगा। विनियोगों के विक्रय से जो शुद्ध लाभ होता है वो भी यहाँ आता है। अगर कोई हानि होती है तो वो भी आती है। हानि को बस हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो वो अपने आप इसमें से घट जाती है। अन्य जो आय के अन्य आइटम हैं जैसे इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम, तो अगर विनियोगों के विक्रय पर कोई हानि हुई है तो वो इसमें से अपने आप माइनस में लिख दी जाती है और अपने आप एडजस्ट होते समय घट जाती है। कुछ अन्य भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकती हैं, वो जो ऊपर 3 पॉइंट के अलावा हैं वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसे समझ लीजिए ज़रा। एक और बात आती है अतिरिक्त सूचना के तौर पे, ये आपको कुछ समझाने की कोशिश की गई है। प्रत्येक कंपनी नोट्स में अतिरिक्त सूचना के रूप में निम्नलिखित व्ययों और आयों के विषय में प्रकटीकरण करेगी, ऐसा नियम है। जैसे कर्मचारियों के हित के व्यय, आप कर्मचारियों के हित के कौन कौन से व्यय करते हैं, उनमें एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस आता है, ठीक है। दरअसल ये एक्सपेंसेस की स्थिति है, ठीक है। एक्सपेंसेस यानी व्यय, अभी इसकी हम चर्चा करेंगे। हम पहले फॉर्मेट में ऊपर चलते हैं। हमने जाना था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये पहला आइटम है, अदर इनकम ये दूसरा आइटम है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसे बोला जाएगा ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है अदर रेवेन्यू या अदर इनकम। तो जब आप इन पहले और दूसरे को जोड़ देंगे तो ये थर्ड आएगा। ये थर्ड क्या है, दरअसल ये पहला और दूसरे का टोटल है। यू कैन सी हियर फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, राइट। तो पहले और दूसरे में जो भी धनराशियाँ यहाँ लिखी गई हैं उनको जोड़ करके, यानी कि पहला प्लस दूसरा, इनको जोड़ करके आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू का हिस्सा यानी कि इनकम साइड जो होता था प्रॉफिट एंड लॉस का, क्रेडिट साइड, जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सोल प्रोप्राइटरशिप में या साझेदारी संस्थाओं में क्रेडिट साइड बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इधर, तो वो क्रेडिट साइड यहाँ पे बन गया इतने में केवल। अब आप एक्सपेंस साइड यानी डेबिट साइड में आ गए, तो चौथा पॉइंट आप डालते हैं एक्सपेंस का। तो हम चौथे पॉइंट पे जाने से पहले एक बार इसे फिर से देखें और इसे समझें कि हमने सबसे पहले लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो कैसे होगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अदर इनकम, इन दोनों को, इनमें क्या क्या आइटम आते हैं ये आप अभी फिर से रिवाइज करेंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये थर्ड सीरियल नंबर पे टोटल रेवेन्यू आती है, ये जोड़ होता है पहले और दूसरे का। अल्टीमेटली ये टोटल रेवेन्यू यहाँ लिख दी जाती है। अगर पिछले साल की भी कोई सूचनाएं दी गई हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ लिखा जाएगा जो दिया गया है, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, डैश लगा देते हैं या कुछ भी ना लिखें, खाली छोड़ देते हैं। अब बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले जो हम यहाँ लिखते हैं वो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो भी गुड्स बनाया है उसके निर्माण में कितनी मटेरियल या कितनी उपभोग सामग्री कंज्यूम हो गई यानी उपभोग में आ गई है, इसे बोलते हैं उपयुक्त सामग्री की लागत या उपभोग में लाई गई प्रयुक्त सामग्री की लागत बोल सकते हैं या उपभोग में लाई गई सामग्री की लागत। हिंदी में देख लेते हैं, लिखा होगा, लिखा है व्यय। व्यय ये यहाँ पर एक हेडिंग है और इसके अंतर्गत पहला आइटम है उपभोग की गई सामग्रियों की लागत, ठीक है, ओके। दूसरा व्यापार स्टॉक का क्रय, ये परचेज है जो आपने स्टॉक परचेज किया है रेडीमेड। अगर व्यापार स्टॉक का मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है निर्माण, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेड का मतलब होता है आप फिनिश्ड गुड्स, जो अंतिम उत्पाद होता है जिसमें कोई फर्दर चेंज नहीं होता,
कोई निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती। जिस स्वरूप में उसे हम खरीदते हैं उसी स्वरूप में उसे हम बेचते हैं। तो ये व्यापार कहलाता है, या व्यापार यानी कि ट्रेड कहलाता है। और ट्रेड करने के लिए जो स्टॉक को आपने परचेज़ किया, दरअसल ये परचेज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है। तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू जो सकर्म की सूचियां हैं उनमें जो परिवर्तन हुआ है वो यहाँ पर आता है। इसे आप अंग्रेज़ी में देखें, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो पढ़ ही लिया था। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपने अभी सुना। फिर आता है चेंजेस इन इन्वेंटरीज। स्टॉक इन्वेंट्री को बोलते हैं या इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं। उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, किसमें, किसके स्टॉक में, फिनिश्ड गुड्स के, वर्क इन प्रोग्रेस के, या स्टॉक इन ट्रेड के। फिनिश्ड गुड यानी अंतिम उत्पाद, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो अभी अर्धनिर्मित माल है, अभी जिसका निर्माण की प्रक्रिया ऑन है, हो रही है। और जो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि जो भी स्टॉक आपने रेडीमेड खरीदा हुआ है, रेडीमेड खरीदा है मतलब जिससे में आप कोई फॉर्म चेंज नहीं करते, जिस रूप में खरीदते हैं उसी रूप में जिसे बेचते हैं, तो उस स्टॉक में भी कितना परिवर्तन हुआ है वो यहाँ पर आता है। ओके। अब इसे ज़रा सा सुन लीजिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। स्टॉक में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो याद कीजिएगा पुरानी बात। जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे फर्स्ट ईयर में, तो आपको सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखना होता था, याद है। और ट्रेडिंग साइड के क्रेडिट में हम यहाँ लिखते थे सेल्स के बाद, बाई सेल्स के बाद क्या लिखते थे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देखिएगा कि इनकम साइड में क्लोजिंग स्टॉक को जो है ऐड किया जाता था, और एक्सपेंस साइड में ओपनिंग स्टॉक को घटाया जाता था। तो अगर हम चाहें तो हम क्या करें, इसमें हम बेसिकली हमें क्या करना होगा कि हम जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो डिफरेंस होगा वही तो चेंज होगा। ठीक है। सपोज़ आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, मान लिया 10 लाख था, या 10 लाख का स्टॉक था कोई भी फिनिश्ड गुड का। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक जब आपने निकाला तो वो बचा कितना, 6 लाख। तो इसका मतलब ये है कि आपने चेंज कितना किया, आपने चेंज कर लिया 4 लाख का, है ना। तो वही चेंज जो हुआ है वो यहाँ आएगा। और वो चेंज क्या होता है, वो चेंज होता है जो आपने यूज़ कर लिया। ज़रा सा समझना, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, 10 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 6 लाख, या 10,000 ही मान लीजिए जो मैंने लिख रखा है। और आपने ये कितना है, 60,000। तो बचा कितना, 40,000। तो ये 40,000 का मतलब ये है कि क्या हुआ, ये 40,000 आपने यूज़ कर लिया ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, राइट। 1 लाख आपके पास पहले से थे, उसके बाद में 60,000 उसमें से आपने, आपका क्लोजिंग स्टॉक था, तो फाइनली बीच में कितना यूज़ में आ गया, 40,000 आ गया, है ना। तो आप देखिए इसमें क्या है, इसमें फिनिश्ड गुड है, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है, और इसमें ट्रेड के लिए खरीदा गया स्टॉक है। इसमें मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो यहाँ आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये ऊपर ही है। और यहाँ पे फिनिश्ड गुड, अर्धनिर्मित माल, और जो आपका बेचने के लिए जो स्टॉक खरीदा गया है उसकी कीमत में जो कमी है, तो ये दरअसल और कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ चाहें तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लें इन सभी का, और उसमें से उन्हीं की क्लोजिंग स्टॉक घटा दें। ऐसा कर देंगे अगर, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने पे जो आता है वही होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, वही यहाँ पे लाया गया है। ठीक है। तो ये शायद इसकी कैलकुलेशन नीचे अभी बताई जाएगी आपको, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। नहीं, इसे इन्होंने यहाँ पे अभी नहीं बताया है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने अभी थोड़ा सा जो बताया आप समझ लीजिए। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड यू विल गेट द अमाउंट, राइट। देन अगला क्या आएगा, आपने जाना एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया है। अगर ये निकालना होता है तो ये भी बहुत आसान है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, और आपके पास आपने नया परचेज कितना किया वो ऐड कर लीजिए, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो घटा दीजिए। यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। ये ठीक ऐसे है कि मान लिया आप अपने किचन में हैं और आपके पास 2 समोसे पहले से रखे हुए हैं, फिर आपने 8 समोसे और बनाए,
तो ये परचेज हो गई नहीं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कितना बचा है, वो बचा है 4 यूनिट। ठीक है, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, दिस इज परचेज और यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों ध्यान से अगर देखो तो आप पाओगे कि जब आपके पास 2 पहले से थे, 8 आपने और बनाए, तो आपके पास कुल मिला के 10 हो गए, और 4 आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि 6 आपने कंज्यूम कर लिए ना, 6 खा गए होंगे। 2 पहले से थे, 8 नए आपने खरीदे, तो 10 हो गए थे समोसे, जिसमें से 4 बचे हुए हैं। तो इसका मतलब खा कितने लिए गए समोसे, 6 खा लिए गए ना। तो ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, ये इसी सिस्टम से निकालते हैं। मटेरियल कंज्यूम का स्टॉक कितना था, मान लिया पहले से 2 लाख था, उसमें 8 लाख का और परचेज किया गया, ठीक है, रॉ मटेरियल, और एंड में बचा कितना, मान लिया 4 लाख। तो इसका मतलब है कि 6 लाख का मटेरियल कंज्यूम कर लिया गया, उपयोग में आ गया, यूज़ में आ गया। ठीक है, इसी तरह से स्टॉक इन ट्रेड जो हम परचेज करते हैं वो यहाँ पे सीधे सीधे परचेज लिख लेते हैं, परचेज तो अलग से लिखा ही जाता है। एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अगर केवल रॉ मटेरियल होता तो ये आपने यहाँ इसका लिख लिया। चेंजेस इन इन्वेंट्री भी वही है कि फिनिश्ड गुड्स का कितना आपने यूज़ कर लिया, वर्क इन प्रोग्रेस का कितना यूज़ कर लिया, स्टॉक इन ट्रेड का कितना यूज़ कर लिया। तो इसका भी निकालने का तरीका यही है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इन्हें परचेज नहीं किया जाता, इन्हें तो बनाते ही हैं आप, तो इसमें परचेज का कॉलम नहीं होता, इसमें केवल ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं, हो जाता है। तो मुझे लगता है पहले ये 3 आइटम ज़रूर समझ गए होंगे आप सभी लोग। ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये है परचेजेस, और ये है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज लाइक फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, राइट। देन अगला आता है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, कर्मचारियों के लाभ के लिए जो आपने खर्चे किए होते हैं। तो कर्मचारियों के लाभ के लिए कौन कौन से खर्चे होते हैं, इनमें कर्मचारियों को दी जाने वाली सारी सैलरी, उनको दिया जाने वाला कोई भत्ता, कोई बोनस, कोई कमीशन, वो सब इसमें शामिल होता है। देख लीजिए यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया गया है। कर्मचारियों के हित के जो व्यय होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसमें क्या क्या आता है, इसमें वेतन और मजदूरी आती है, प्रोविडेंट एवं अन्य कोषों में एम्प्लॉयर यानी आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है तो उसमें प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई की सैलरी का 12% काट लिया जाता है, और उसमें ऐड करता है एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उतना ही 12%, और 24% कुल मिलाकर के एक कोष में जमा किया जाता है, जिसे एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। तो ये 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ये भी तो एक खर्चा है एडिशनल जो एम्प्लॉयर को देना पड़ता है सैलरी के अलावा। सैलरी आपने उसे 100 रुपये दे दिए अगर, तो 12 रुपये वो अपनी सैलरी का उसका जो होगा वो आप काट के रख लोगे, फिर प्लस 12 आप और करोगे, तो सैलरी तो 100 रुपये चली ही गई, उससे 12 रुपये ले लिए, उसे पे कर दिए 88, उसे तो 88 मिले, 12 उसके आपने अपने पास अभी रख लिए हैं, लेकिन प्लस और 12 आप जोड़िए। तो इस तरह से एम्प्लॉई के ऊपर आपने 100 रुपये की सैलरी खर्च की, और साथ ही साथ 12 रुपये आपने प्रोविडेंट फंड में अनुदान दिया, तो 112 कुल मिला करके हो गए। कभी कभी कुछ और कर्मचारी कल्याण व्यय किए जाते हैं, वो तमाम तरह के होते हैं, जैसे कैंटीन आपने बना रखी है, आप दोपहर में अपने कर्मचारियों को एक चाय देते हैं, 2 बिस्किट देते हैं, तो ये कैंटीन एक्सपेंसेस भी कर्मचारियों के कल्याण के लिए हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। आप उन्हें आने जाने का किराया देते हैं, गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, कमरा, मकान, फूडिंग, लॉजिंग सब देते हैं, वो सब एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एक्सपेंसेस में शामिल हो जाएगा, और यहाँ पे तीनों मिला करके कर्मचारी एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस का पार्ट बनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट आती है। ठीक है, क्या आती है, फाइनेंशियल कॉस्ट, यू कैन सी हियर। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमें क्या दिखता है, एक्सपेंसेस को मैं फिर से हल्का सा रिपीट करता चलूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, क्या आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी आपने जान लिया। अब हम जानने वाले हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, फाइनेंस कॉस्ट दरअसल फाइनेंस को पाने की लागत है, यानी कि जो आप उधार लेते हैं कहीं से, उस पर दिया जाने वाला ब्याज। ठीक है, यानी कि ब्याज के वे, वित्तीय लागतों में क्या क्या आएगा, ब्याज के वे, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, या अगर आपने ऋण लिया है कहीं पे, तो जो भी आपकी ऋण लेने की लागतें हैं,
इंटरेस्ट के अलावा, ब्याज के अलावा वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। जैसे किसी को आपने ऋण देते समय कोई एक्स्ट्रा कमीशन दिया है लीगल, तो वो यहाँ शामिल हो जाएगा। अच्छा, विदेशी मुद्रा लेन देनों और एवं अनुवादों पर लाभ, ठीक है। नेट गेन या लॉस, कभी कभी हानि भी होती है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो होते हैं, एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है परिवर्तन। देखिए ट्रांसलेशन में केवल क्या होता है, एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ ट्रांसलेशन से संबंध एक्सचेंज से है, ठीक है। तो जब आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं तो कभी कभी उस पर आपका हानि या लाभ होता है, और ये तब होता है जब आप विदेशों से एफडीआई वगैरह ले रहे होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह, और एक्सचेंज के समय अगर मान लिया जो एक्सचेंज रेट हैं वो आपके लिए प्रतिकूल हो जाएं तो आपका लॉस होता है, अनुकूल हो जाएं तो गेन होता है। तो ये भी वित्तीय लागतों का हिस्सा है अगर आप विदेशों से पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर एक और आता है ह्रास और अवलेखन व्यय, इसे आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। डिप्रिसिएशन लगता है मूर्त संपत्तियों पे, और अमोर्टाइजेशन होता है अमूर्त संपत्तियों का। अमूर्त संपत्तियों में आप लोग पहले से ही जानते हैं, इसमें लाइसेंस पेटेंट आएगा, कॉपीराइट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा। इन पे होने वाले चूँकि खर्चे ह्यूज होते हैं, हालांकि इनका नेचर भी फिक्स्ड सेट का होता है। तो जब इन्हें आप राइट ऑफ करते हो तो इसे अमोर्टाइज करना कहा जाता है। और जब जो संपत्तियां आपकी ऐसी होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी कि टेंजिबल एसेट्स, उनकी कीमत में कमी जब आप करते हैं और उस कमी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाना चाहते हैं, तो एक खर्चे के तौर पे डिप्रिसिएशन इसे कहा जाता है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं कि ये फाइनेंस कॉस्ट के बाद फॉर्मेट में दी गई हैं। यू कैन सी हियर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों की एक्सपेंसेस में इन आइटम के अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट के अलावा डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के अलावा भी कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो इन हेडिंग्स में नहीं आए हैं, तो वो अदर एक्सपेंसेस में शो किए जाते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ये ना समझ लीजिए कि ये साधारण है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इन आइटम्स में नहीं ही आ सकती हैं, वो सब अदर एक्सपेंसेस में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सोचो कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितने आइटम आते थे, यहाँ तो अभी बहुत कम हुए हैं, तो वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे रेंट वगैरह, ये सब इसी में अदर एक्सपेंसेस में आएगा। मैनेजर की सैलरी, रेंट, वॉट एवर द थिंग्स। मैनेजर की सैलरी तो खैर इसी में आ जाएगी, ऊपर जो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस है, सैलरी है, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, लेकिन रेंट रिसीव है, अन्य छोटे छोटे खर्चे हैं, वो सब इसी में आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा सा चलिए जान लेते हैं। वो इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया, डोंट वरी, वो आगे आ जाएगा, हम बता देंगे आपको जैसे जैसे क्वेश्चन जब करेंगे। तो आपने यहाँ तक जान लिया, इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा क्या, टोटल एक्सपेंस। ये सारे आइटम जो हैं मटेरियल कंज्यूम्ड का और सभी का जोड़ते चले जाइए तो फाइनली यहाँ लिख लेंगे टोटल एक्सपेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, पांचवा कॉलम क्या है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। वो प्रॉफिट जिसमें एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अभी भी शामिल हैं, उनको एडजस्ट नहीं किया गया है, और टैक्स को अभी घटाया नहीं गया है। ये कैसे आएगा, ये जो थर्ड पॉइंट है ऊपर, थर्ड क्या है, टोटल रेवेन्यू, इसमें से फोर्थ वाला घटा दीजिए। फोर्थ क्या है, एक्सपेंसेस, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करने पे आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। और ये कैसे आएगा, ये आपने टोटल रेवेन्यू का ये जो आइटम है, टोटल रेवेन्यू का ये जो अमाउंट होगी, इसमें से आप टोटल एक्सपेंसेस घटाएंगे, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दिस particular amount which is known as profit before exceptional and extraordinary items and tax also. Now question is what are exceptional items? तो वो जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं वो पॉइंट नंबर 6 में लिखे जाएंगे। एक्सेप्शनल आइटम जब घट जाएंगे तो आएगा क्या, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। देन आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखने होंगे, वो यहाँ आ जाएंगे। जब वो भी घट जाएंगे तो केवल बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पॉइंट नंबर 9 में। ओके, अब हम आगे बढ़ने से पहले जान लें जरा एक्सेप्शनल आइटम क्या होते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं।
तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपने देखा एक हेडिंग पड़ी हुई है एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसमें सबसे पहले एक्सेप्शनल आइटम्स कौन से होते हैं? अपवादात्मक मदें। देखिए, जब आय तथा व्यय को मदें यद्यपि यह सामान्य क्रियाओं से संबंधित होती हैं, परंतु वह इस आकार, प्रकृति और प्रभाव की होती हैं जिनका प्रकटीकरण संस्था के परिणामों को समझने के लिए आवश्यक होता है। तो आप इन्हें अपवादात्मक मदें कहते हैं। वैसे तो ये इसमें ऑलरेडी शामिल ही हैं, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक है, ये सामान्य क्रियाओं से संबंधित हैं, लेकिन इनका जो आकार है, साइज़ बहुत ज़्यादा है, या इनकी जो नेचर है, या जो इनका प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट जो आता है, वह इस तरह से होता है कि हम उन्हें अलग से शो कर दें, उनको प्रकट कर दें। इससे संस्था के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें हमें समझने में आसानी रहती है, और इसी वजह से ये व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2013 में की गई है। तो ऐसी सारी मदें जिनका आकार, प्रकृति और प्रभाव थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अपवादात्मक मदें यानी एक्सेप्शनल आइटम कहलाते हैं। इनके उदाहरण थोड़ा सा जानते हैं। स्टॉक अथवा स्थायी संपत्तियों का शुद्ध प्राप्य मूल्य अथवा अपलेखन तथा एवं ऐसे अपलेखन को विपरीत करना। इसका मतलब यह है कि स्टॉक तथा स्थायी संपत्तियां जो हैं, उनका जो शुद्ध प्राप्य मूल्य है, यानी कि जो नेट रिसीवेबल वैल्यू है, ठीक है, और साथ ही साथ जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू है, ठीक है, ऐसे अपलेखन को विपरीत करना। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कुछ भी इस तरह का राइट डाउन किया है, तो वो यहाँ पे उसका विपरीत करना, उसको आप यहाँ पे अपोजिट करते हो, यानी कि अगर आपने उसे घटाया तो इसे आप ऐड बैक करते हो। ठीक है, ओके। ये कहाँ घटाया जाता है? ये घटाया जाता है वहाँ ऊपर, जब आप एक्सपेंसेस वगैरह निकालते हैं तो उसमें जो भी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो स्टॉक के हो सकते हैं या संपत्तियों के हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पे विपरीत करने का मतलब होता है उन्हें वहाँ घटाया जाता है, तो यहाँ उन्हें ऐड बैक किया जाएगा, उल्टा किया जाएगा, विपरीत। संस्था की क्रियाओं का पुनर्गठन, संस्था की जो भी क्रियाएं हैं उनका पुनर्गठन यहाँ करना होगा। स्थायी संपत्तियों का जो विक्रय हुआ है वो यहाँ पे आएगा। दीर्घकालीन विनियोगों का जो विक्रय है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। पिछली अवधि से प्रभावशील कानूनी जो परिवर्तन किए गए हैं वो यहाँ आएंगे, और मुकदमों का निपटारा वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। संक्षेप में जानिए कि ये चीज़ें आएंगे, कैसे दिखाएंगे, ये बात की बात है, बता देंगे आपको। ये तो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं। अगर उदाहरण में थ्योरी में पूछा जाए तो आपको ये ऐसे ही लिखना होगा, ये थ्योरी में आता है। और असाधारण मदें क्या होती हैं? जब कोई घटना या लेन देन व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं से बिल्कुल अलग हो जाए। ये क्या है? ये सामान्य क्रियाओं जैसी ही हैं, लेकिन उनकी आकार, प्रकृति और प्रभाव थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ये सामान्य क्रियाओं से एकदम अलग हैं, इन्हें असाधारण मद कहा जाता है। जैसे भूकंप के कारण होने वाली हानि वगैरह, आग से होने वाली हानि वगैरह, तो वो असाधारण मदें हैं। इन्हें भी एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट करने में कभी जोड़ा जाएगा, कभी घटाया जाएगा। कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा, ये अभी नहीं बताएंगे, ये आगे बताएंगे। अभी आपको इतना समझ में आ जाए कि एक्सेप्शनल आइटम होते कौन कौन से हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है, इतना अगर आप समझ चुके हैं तो फिर ऊपर आइए फॉर्मेट में, और आपने ये देखा कि यहाँ तक आप आ चुके हैं जिसे बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। अब आपको इसमें से टैक्स भी घटाना होगा 10वें आइटम में। तो टैक्स जो होगा वो दो तरह का होगा, एक तो डिफर्ड टैक्स, करंट टैक्स होगा इस साल का, और दूसरा डिफर्ड टैक्स होगा। डिफर्ड टैक्स आप ऊपर भी पढ़ते हैं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपने पढ़ा था, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। पिछले साल का कह सकते हो। जब आप टैक्स भी ये घटा चुके होंगे तो जो आएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यानी कि जो सतत प्रक्रिया है, सतत ऑपरेशन जो होते हैं, सतत संचालन जो चलता है, उससे साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसे पॉइंट नंबर 11 में आप दिखाते हैं। प्रॉफिट और लॉस, लॉस होगी तो ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया जाएगा, अदरवाइज वो प्लस में ही रहेगा। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हो गया, ठीक है। अब 12वें पॉइंट में क्या आएगा? 11वें में तो प्रॉफिट आ गया, 12वें में वो प्रॉफिट आएगा जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से होता है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट कौन से होते हैं? जो वन टाइम होते हैं, जिनसे कोई प्रॉफिट हो जाता है, वो यहाँ आएगा, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो उसको यहाँ इन्होंने मेंशन वगैरह नहीं करा है, नथिंग टू वरी अबाउट। आई विल टेल यू व्हाट दीज काइंड ऑफ आइटम्स आर।
लेटर ऑन। अभी हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली यही जानना है कि फॉर्मेट में आगे जो चीज़ें दी गई हैं उनमें आपको आगे क्या करना है ये आपको अच्छे से समझना है। तो आपने अभी तक ये जान लिया कि जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा वो वन टाइम एक्टिविटी होगा, और ये यहाँ पे तभी लिखा जाएगा जब इसमें से टैक्स घटाया जा चुका होगा, राइट। तो इसे ज़रा सा समझिए, ये किस स्टेप से कैसे दिखाएंगे हम। हमने पॉइंट नंबर 11 में लिखा था, निकाला था प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। देन आफ्टर दैट यहाँ फार की जगह प्रॉफिट फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की जगह फ्रॉम लिखा जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर भी ठीक है लेकिन फ्रॉम मुझे सही लगता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये बिफोर टैक्स होता है तो इसमें टैक्स घटाते हैं, टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। देन यू विल गेट इन द पॉइंट नंबर 14 प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। ये क्या है, बिफोर टैक्स है ना। पॉइंट नंबर 12 में बिफोर टैक्स है, टैक्स घटा देंगे तो आएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। अब आप समझ लीजिएगा, ये है 11वें पॉइंट पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये 14 में है प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 11 और 14 को तो आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, पूरे पीरियड के लिए। पीरियड कौन सा, जो रिपोर्टिंग पीरियड है करंट, उसके लिए प्रॉफिट पॉइंट नंबर 15 में मिलेगा। अब ये जो प्रॉफिट होगा इसको जब आप इक्विटी शेयर की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो बेसिक अर्निंग पर इक्विटी शेयर आ जाएगा। और डाइल्यूटेड में ये होता है कि जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, उनको भी इक्विटी शेयर्स की संख्या में जोड़ लिया जाता है। और तब जो संख्या आती है टोटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस डिबेंचर्स, तब जो आती है उस संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड को, तो उसे डाइल्यूटेड ईपीएस यानी कि सॉरी अर्निंग पर शेयर बोला जाता है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है नीचे, अगर आप समझ सकें कि ये डाइल्यूटेड क्या होता है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, इसकी गणना उस समय की जाती है जब कंपनी के पूंजी ढांचे में परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश या परिवर्तनीय ऋण पत्र या जो ऑप्शंस होते हैं या जो वारंट वगैरह होते हैं, तो परिवर्तित प्रति अंश आय, जो डाइल्यूटेड का मतलब परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित प्रति अंश आय दरअसल यह प्रदर्शित करती है कि कंपनी की प्रति अंश आय में कितना परिवर्तन होगा यदि सभी परिवर्तनीय प्रपत्र यानी कि ये जो पूर्वाधिकार अंश परिवर्तनीय हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र हैं, विकल्प हैं, वारंट हैं, ये सब अगर समता अंशों में बदल जाएं तो इन सब की संख्या को जोड़ते नहीं हैं, इन सब की जो वैल्यू होती है उसको जिन अंशों में हमें कन्वर्ट करना है उनमें कन्वर्ट करके अनुमान निकालते हैं कि नए कितने समतांश इशू करने पड़ेंगे इनके बदले में। जब एग्जिस्टिंग समतांशों में उन्हें ऐड कर लेते हैं तो जो जितनी संख्या आती है समतांशों की, जब प्रॉफिट फॉर द ईयर को इक्विटी शेयर्स की संख्या से डिवाइड कर देते हैं अनुमानित और वास्तविक दोनों को जोड़ करके, तो जो आता है उसे परिवर्तित प्रति अंश आय या डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ईपीएस कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला करके आपने जो अभी जाना वो था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है उसमें कुछ बातें यहाँ इन्होंने और बताई हैं कि कंपनी के अंतिम खाते तैयार करने के लिए कौन कौन सी समायोजन करते हैं। तो ये सारी बातें आज आपको पढ़नी है अपने घर पे। आज का आपका प्रमुख कार्य है एक रीडिंग लगाना इनकी, और साथ ही साथ जो आपको फॉर्मेट अभी बताया है उस पूरे फॉर्मेट को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, एंड stay at home, stay safe, and follow are the guidelines given by the Home Ministry. And thank you so much. Take care.